ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण। एट रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य का जो टेम्परेचर होता है, इस मध्य के टेम्परेचर को हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। और इसमें स्टैंडर्ड जो रूम टेम्परेचर माना जाता है वो 27 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। अगर डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 ऐड कर देते हैं तो वो केल्विन कहलाएगा। कितना केल्विन, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसको हम लोग रूम टेम्परेचर कहते हैं, या 300 केल्विन को हम लोग रूम टेम्परेचर कहते हैं। कोई भी धातु होता है, कोई भी पदार्थ होता है तो उसके अंदर एटम होते हैं। ये इस तरीके से एटम्स होते हैं। और एटम्स, ये जो खाली खाली स्थान होता है हो गया एटम्स। अब एटम्स में जब इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो एटम से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाते हैं, लेकिन जब इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे होता है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, निकल जाते हैं। इनके बारी कैसा निकल करके इसके अंदर यहाँ पे खाली खाली स्थान में रुक जाते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जब हम वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो यही वैद्युत क्षेत्र कारण यही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में मोशन करना स्टार्ट करते हैं। और जब ये चलते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, धारा प्रवाहित हो रही है, जिसको हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं। तो हम लोग इसके आधार पे हम लोग पदार्थों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है कंडक्टर। कंडक्टर पहला हमारे पास है कंडक्टर, जिसको हम लोग चालक कहते हैं। चालक उनको कहा जाता है, चालक उनको कहते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसमें वैद्युत क्षेत्र लगाने पर धारा का प्रवाह होने लगता है। इनका प्रतिरोध बहुत कम होता है। अगर कोई एक अच्छा कंडक्टर लेते हैं, अगर कोई बढ़िया कंडक्टर है, अगर 1 सेंटीमीटर ऐसे करके 1 सेंटीमीटर, ये कोई एकदम बेटर कंडक्टर है, जैसे लीडो का छक्का होता है, अगर उस तरीके का कोई टुकड़ा ले लें, इसमें लगभग 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। एक अच्छे चालक के प्रति एकांक आयतन में 10⁻22 मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उनमें धारा का चालन नहीं होगा, और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें धारा का चालन होता है। कुछ हमारे पास चालक हैं जैसे सिल्वर, कापर, लोहा, एल्युमिनियम है, ETC, जैसे कुछ मैग्नीन है, कांस्टेंटन, यूरेका है। ये ऐसे चालक हैं जिनका जिनका जो रजिस्टिविटी होती है बहुत कम होती है। चालक वे पदार्थ होंगे जिनमें मूल इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है, और जिनमें वैद्युत क्षेत्र लगाने पर धारा का प्रवाह आसानी से होता है। इनका प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसके बाद जैसे मैग्नीन, कांस्टेंटन, यूरेका, इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और टेम्परेचर जब हम लोग इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि इनका टेम्परेचर इंक्रीज करने का इनका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम बढ़ता है, बहुत कम वृद्धि होती है। ये ऐसे कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, मैग्नीन, कांस्टेंटन, यूरेका। इस तरीके से ऐसे हैं जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है लेकिन बहुत कम होता है। इसके बाद चालक पर ताप के प्रभाव को हम देखेंगे। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। ऐसा इसलिए जिससे इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। तो ताप अगर हम बढ़ाते हैं तो हर एक मेटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होते हैं। और जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब आप टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेंगे, ताप को आप जब बढ़ाएंगे तो इसके क्या होता है, जब ये भागेंगे तो आपस में क्या होता है, टकराने प्रभावी न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, जिससे इनमें टक्करों की संख्या, प्रभावी टक्कर बढ़ जाती है। इससे इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर हम टेम्परेचर के बीच में और रजिस्टिविटी और रो के बीच में ग्राफ खींचे तो सीधी रेखा मिलेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी रजिस्टिविटी बढ़ेगी। कारण पूछा था क्यों बढ़ती है, तो इसमें क्या होता है, इसका मेन कारण होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, उससे उनके बीच में टक्कर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इसके बाद दूसरा चालक हमारे पास है अचालक। ये पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को अचालक कहते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, एकदम शून्य होती है, होती ही नहीं है। और ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घटता है, इसलिए घटता है क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। लेकिन जब इनमें ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने की वजह से क्या होगा, कुछ स्मॉल इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो धारा का चालन होगा। तो इसका मतलब इनका टेम्परेचर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर घटता है। तो इनका ग्राफ अगर खींचेंगे तो ग्राफ इनका इस तरीके का, टेम्परेचर मान लीजिए किसी समय 0 है, टेम्परेचर किसी समय इसका रजिस्टेंस बहुत हाई था, लेकिन हमने ताप को बढ़ाना स्टार्ट किया, जैसे जैसे ताप को बढ़ाएंगे ऐसे ही इसका रजिस्टेंस क्या होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ऐसा है, लेकिन ये थियोरेटिकली ऐसा पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है।
कि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घटेगा। उसके बाद हमारे पास अगला आता है अर्धचालक। इसके बाद हमारे पास अगला है अर्धचालक है। तो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक और चालक के मध्य होती है तथा जिनकी चालकता चालक और चालक के मध्य होती है, ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध परिवर्तित होता रहता है। इस तरीके से ताप बढ़ाएंगे तो इनका प्रतिरोध ये अर्धचालक के बात आते हैं, अर्धचालक के बारे में बात करते हैं। इनका ग्राफ अगर खींचेंगे तो इनका ग्राफ इस तरीके से होता है, इनका ग्राफ इस तरीके से आता है। अब हम देखिए ओम का नियम देखते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ। जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप है, दाब, आयतन अपरिवर्तित रहे तो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा जो होती है आरोपित वोल्टेज के समानुपाती होगी। अगर जैसे कि हम सभी भौतिक परिस्थितियां जो फिजिकल कंडीशन होती हैं, फिजिकल जो कंडीशन होती हैं, अगर उसको हम लोग चेंज ना करें, जैसे आपका टेम्परेचर है उसको ना बढ़ाएं घटाएं, प्रेशर को ना बढ़ाएं घटाएं बढ़ाएं, अगर इन सबको हम चेंज नहीं करते हैं और उसके वॉल्यूम को चेंज नहीं करते हैं तो उसका जो जो तो सब रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। जब रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा तो क्या कहना, उनका नियम क्या कहने का मतलब है कि अगर ये रेजिस्टेंस आर लगा है, अगर इसमें बैटरी लगा दी है 20 वोल्ट की, तो इसमें जो करंट जाएगी, ये जो करंट का मान होगा ये बैटरी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बैटरी अधिक वोल्ट की है तो करंट ज़्यादा जाएगा। इसका मतलब यही जो नियम था कि आई जो डिपेंड करती है भी पे, यानी कि वोल्टेज जो होता है, करंट जो वोल्टेज पे डिपेंड होती है। तो अगर वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे तो करंट का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसे हम लोग सबमर्सिबल जैसे पानी की मशीन होती है तो उसके अंदर की जो मोटर होती है चलती है ना, चलती है तो उसके अंदर क्या बनता है, मोटर के अंदर सबमर्सिबल लगी है, पानी इधर से निकलता है, सबमर्सिबल जब चलती तेज चलती है ना तो उसके अंदर प्रेशर बनता है। उस प्रेशर को आप समझिए है जो वोल्टेज के रूप में, और जो पानी निकलता है उसको हम समझ लेते हैं करंट के रूप में। तो ये वोल्टेज जब बढ़ेगा तो प्रेशर आप बढ़ाएंगे, तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो पानी जी तेज स्पीड से निकलता है ना, तो उसी प्रकार से वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट का मान बढ़ेगा। जब यहाँ पे वोल्टेज बैटरी ज़्यादा वोल्ट की लगाएंगे तो यहाँ पे करंट का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि आई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी होती है। दूसरी चीज़, करंट को कौन रोकता है, करंट रेजिस्टेंस इसको रोकता है। तो करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो करंट का मान क्या होता है हमारा, कम होता है। तो ये इसका रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम मिला देते हैं तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी अपॉन आर आता है। और यहाँ से आई इक्वल टू नियतांक रखते हैं तो भी अपॉन आर, इस के का वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखते हैं, तो यहाँ पे हमारा आई इक्वल टू हो जाता है भी अपॉन आर। इसी को क्या कहते हैं, ओम्स का नियम कहते हैं। इस चीज़ को तो यही है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया हमने, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन बी क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया हमने। दोनों समीकरण को अगर हम मिला देंगे तो आई डायरेक्टली बी अपॉन आर के का मान अंकन देता है, जिसको के रख देंगे तो इक्वल टू आई, इसी को ओम का नियम कहते हैं। और ये जो ओम का नियम है ये रेजिस्टेंस के ग्राफ वोल्टेज ग्राफ है। यहाँ पे सर्किट के तौर पे देख लीजिए, इस ये दिए गए सर्किट में प्रवाहित धारा आई, इस दिए गए सर्किट में प्रवाहित धारा आई है, आरोपित वोल्टेज भी हमने लगाया हुआ है, पर निर्भर करती है, अधिक वोल्टेज की बैटरी से अधिक धारा आएगी, तो सर्किट में प्रवाहित धारा आरोपित वोल्टेज के अनुक्रमणवती होगी, आइडियल भी होगी। क्योंकि करंट के प्रवाह में प्रतिरोध आर विरोध करता है, रजिस्टेंस जितना अधिक होगा सर्किट में प्रवाहित धारा उतनी ही कम होगी, यानी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को मिला दीजिए तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी अपॉन आर हो जाएगा। आई आई इक्वल टू के भी अपॉन आर होगा, जहाँ के एक अनुक्रमणिक नियतांक है, के इक्वल टू करोगे ना आई इक्वल टू भी अपॉन आर, इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। अब हम देख लेते हैं वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता के लिए, वैद्युत चालकता क्या होती है, वैद्युत प्रतिरोध की व्युत्क्रमण को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसको हम वैद्युत चालकता को, इसके लिए यहाँ पे हम लोग इसको जी से डिनोट करते हैं, जी वैद्युत चालकता को जी से डिनोट करते हैं, जो प्रतिरोध का व्युत्क्रमण मतलब इसका तो मात्रा क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक का जो रेजिस्टेंस होता है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। इसका रेजिस्टेंस, जैसे कोई तार है, तार जितना ज़्यादा लंबा होता है, तार जितना ज़्यादा लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तार जितना ज़्यादा लंबा होगा और तार जितना पतला होगा उसका एरिया, तार पतला है इसका मतलब इसका करिए जो सामने के एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये तार है मान लीजिए, तो ये इसकी जो मोटाई है ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जितनी कम होगी ये जितनी ज़्यादा होगी, तो कोई भी पाइप में पानी जा रहा है, पाइप में अगर पाइप पतली होगी तो इसमें से पानी में दबाव आता है, प्रेशर निकलता है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस दबाव बढ़ जाता है। तो एरिया कम होगी तो रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, रुकावट बढ़ जाती है। वही होता है कि
किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है इन बातों पर निर्भर करता है। पहला होता है चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके संबंध होता है। चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, जिसको हम लोग रो कहते हैं। पराग की प्रकृति जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी रो का नाम दिए थे, आगे हम रो को देखेंगे। दोनों को मिलाते हैं तो आज यहाँ पे एक नियतांक आता है, रो को कहते हैं, जिससे विशेष प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे जो कि चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो रो की जो वैल्यू होती है वो यम अपान एन ई टाउ होती है। यम अपान एन ई टाउ। यम क्या होता है, ये एम जो है आपका इलेक्ट्रॉन का मास है, एन क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, टी क्या है टाउ है इसका आसरांत काल कहते हैं, टक्कर कहते हैं। इससे देखिए क्या होता है, धातुओं के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन कभी अपने स्थान से दूसरे स्थान जाता नहीं है, क्योंकि जैसे ये एटम को हम मान लेंगे गोला कहते हैं, गोला ये खाली स्थान खाली स्थान खाली स्थान में रहते हैं। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी खाली स्थान अंतराल का जो खाली स्थान होता है इसी के अंदर रहते हैं। और जब हम लोग प्रेशर लगाते हैं यानी जो वोल्टेज लगाते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है जब भी चलते हैं, जब चलेंगे भाई इसी पूरे चलने का रास्ता होता है, एटम भरे हुए हैं तो खाली स्थान जो जैसे गेंद लेते हैं, गेंद अगर ले लें, गेंद दो गेंद ऐसे रखा तो गेंद के बीच में खाली स्थान आएगा ना, तो उसके खाली का स्थान के बीच से ये क्या होते हैं चलते हैं, तो ये जिग जैग मोशन करते हैं। लेकिन जब ये चलेंगे इधर से टकरा जाते हैं तो टक्कर हुआ, तो उनको यहाँ से चलने में यहाँ से चलने में टकरा गया। मान लीजिए यहाँ से चला, यहाँ से चला, ये यहाँ पे खाली था, यहाँ चला यहाँ पे आके टकरा गया, यहाँ से टकराने में जो टाइम लगा उसी को शांतिकाल कहते हैं। तो ये दो टक्करों के बीच का टाइम टाउ है। तो संख्या अगर बढ़ा देंगे टाउ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे रो की जो वैल्यू है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यम का मान जो रो की वैल्यू होती है रजिस्टिव होती है वो यम अपान एन ई टाउ होती है, यानी यम का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, एन इलेक्ट्रॉन संख्या ई। अगर एन की संख्या का समूह इलेक्ट्रॉन संख्या ज़्यादा कर देंगे बढ़ा देंगे, ये कंडक्टर के लिए है फार्मूला, एन का मान अगर हम बढ़ा देंगे तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, उसका रजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश चार्ज का आवेश बढ़ा देंगे तभी बढ़ जाएगा, वर्ग में बढ़ेगा मास, अगर उसका मास ज़्यादा होगा तब भी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। इस तरीके से रो का जो मान होता है, रो की जो वैल्यू हो गई वह यम अपान एन ई टाउ हो गई। इस तरीके देखिए तो यम इलेक्ट्रॉन का मास, एन मूल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, टाउ क्रांतिकाल दो टक्करों के मध्य का समय। और चूँकि जो हमारा कंडक्टिविटी होती है रो और उसकी कंडक्टिविटी में संबंध होता है विकर्ण प्रातिका, तो यहाँ से ये नहीं हुई। अब कंडक्टिविटी देखिए जिसका मास जितना कम होगा, जिसका मास कम होगा, ठीक है, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में देखिए कौन ज़्यादा तेज चलता है। अब इसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रोटॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन से 1834 गुना भारी होता है। अगर ये 1 ग्राम का है इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए तो ये 1834 ग्राम का होगा, ये भारी है, ये हल्का होता है। जब ये भारी है, जब कोई ये बहुत भारी है तो धीमा चलेगा ना, इसकी स्पीड कम होती है। और पतला, ये छोटा है, पतला व्यक्ति है तो उसकी स्पीड आराम से तेज चल लेता है, ये कम चलेगा। तो इसकी जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी चालकता कम होगी। तो प्रोटॉन अगर चार्ज के रूप में अगर प्रोटॉन चलेगा इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो उसका चालकता क्या होगी कम धीमे धीमे चलेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या चलेगा, उसका मास कम होता है वो तेज़ चलेगा। तो जो हमारी चालकता होती है वो मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो कुछ चीज़ें, तो कार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो स्पीड सीधे नहीं चलता है, वह जिगजैग मोशन करता है। इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन करता है, जिगजैग मोशन करता है, जिगजैग गति करता है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी गति करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कभी भी सीधे, यानी यहाँ से यहाँ पे था, यहाँ से सीधे यहाँ नहीं जाएगा, वो यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ टकराएगा, फिर इधर आएगा, टकराते टकराते टेढ़े मेढ़े करता है, जिसको जिगजैग मोशन कहते हैं। तो उसका जो जिगजैग मोशन होता है उसकी गति को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग इसकी वैल्यू होती है ई अपान एम, ई अपान एम, यहीं से जो ई अपान एम और जो ई अलग कर देते हैं टाउ, ई अपान एम को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, विशिष्ट आवेश, क्या विशिष्ट आवेश कहते हैं इसको, विशिष्ट आवेश। तो जिसके मास ज़्यादा होगा उसका वेग कम होगा। अब ये चीज़ होती है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है तो उसका वेग कम होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो उसका वेग ज़्यादा होगा। तो यहीं पे जहाँ पे देख लिया जाए तो यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ई इलेक्ट्रॉन चालक के क्रॉस सप्लाई वैल्यू क्षेत्र, कितना वैल्यू क्षेत्र हम लगाते हैं ताकि अगर पी एम इलेक्ट्रॉन का मास है सी क्रांतिकाल टाउ, समझ गए, दो टक्कर के बीच में हो गया। तो ये एग्जाम्पल देखिए, तार कंडक्टर बनाया है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन करता है, वैल्यू लगा दिया। ये हमारा हो गया। इसको कुछ चीज़ें हमारे पास है, धारा का जो फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये चीज़ हम लोग पढ़े होंगे इंटर में। अनुगमन वेग वी डी के संदर्भ में धारा का पास होता है आई इक्वल टू एन ई वी डी ए।
NeVDA। तो सीधे अगर देखा जाए धारा का जो संबंध होता है NE का मतलब क्यू NE का मतलब यहाँ पे है क्यू, NE का मतलब आगे हमने पढ़े हैं QVDA NE, क्यू बराबर NE होता है। और जो क्यू बराबर NE होता है, ये जो फॉर्मूला था सबसे पहले थेल्स ने दिया था। थेल्स ने बताया था कि क्यू बराबर NE होता है। तो क्यू बराबर NE किसके फॉर्मूला है? थेल्स ने दिया हुआ फॉर्मूला है। तो आई बराबर NeVDA होता है। अब हम थोड़ा सा गतिशीलता की बात कर लेते हैं। तो गतिशीलता क्या होती है? एकांक वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित वेग मोबिलिटी कहलाती है। तो आप वैद्युत क्षेत्र मोबिलिटी क्या होगी, इसका वैद्युत क्षेत्र लगा दीजिए, वैद्युत क्षेत्र आप लगाइए, ई लगा दीजिए। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो होनी चाहिए 1 न्यूटन प्रति कूलाम की होनी चाहिए, क्योंकि एफ ई बराबर होता है एफ अपान क्यू। तो न्यूटन प्रति कूलाम, अगर आप इतना 1 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र लगाइए, इसमें आप इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके विपरीत भागेगा ना, जितनी तेज से भागेगा, जितना वेग से भागेगा, उसी वेग को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मोबिलिटी कहेंगे, म्यू कहेंगे। एकांक वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित वेग ही क्या कहलाती है, मोबिलिटी कहलाती है। इसे म्यू से बनाएंगे, दिखाएंगे, और म्यू बराबर VD/E होता है। इस तरीके से म्यू बराबर जब हम VD/E, यहाँ से अगर VD की वैल्यू रख देंगे, VD की वैल्यू EM/G, आगे VD की जो वैल्यू हमने निकाले थे, VD की वैल्यू अगर यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा म्यू इक्वल टू E/M/τ। यानी कि मास, देखिए कि मोबिलिटी जो होती है वो चार्ज पे डिपेंड करती है और उस चार्ज के मास पे डिपेंड करती है। तो लेट चूँकि देखिए प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का मास सेम होता है, दोनों का आवेश सेम होता है। यानी अगर उसका माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। प्रोटॉन का जो यही मास प्रोटॉन का जो होता है ये प्लस में होता है। तो इनके चार्ज में वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, पूरे 10⁻⁻19। तो इनके चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन इनके मास में डिफरेंस है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मास कम, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा, मास कम है, व्युत्क्रमण संबंध है, मास ज़्यादा होगा तो इसकी मोबिलिटी कम, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज चलेगा, बहुत तेज चलता है, फास्ट चलता है। और जबकि प्रोटॉन की क्या है, प्रोटॉन भारी है, तो बहुत भारी है तो उसकी मोबिलिटी कम है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होता है अच्छा होता है, कंडक्टिव तेज होती है, प्रोटॉन की कंडक्टिव ज़्यादा होती है। स्पष्ट है कि चार्ज की मोबिलिटी उसके चार्ज की मात्रा और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा तथा प्रोटॉन की मोबिलिटी कम होती है, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1834 गुना अधिक होता है। इस चीज़ को यहाँ पे देखें। अब हम देखते हैं प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है जेईई के क्वेश्चन में ज़्यादातर। ये है कि अब देखते हैं प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव क्या होता है। शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध, शुद्ध धातुओं का अगर कोई धातु प्योर उसमें कोई मिश्रण नहीं किया गया, डोपिंग नहीं की गई, तो शुद्ध धातु का प्रतिरोध अगर हम ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इनका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, ये आगे हम लोग देख लेते हैं। कुछ धातु जैसे हमारे पास Fe है, Cu है, Ag, etc है। अब कुछ हमारे पास मिश्र धातुएं हैं। मिश्र धातुओं का प्रतिरोध, मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। इसमें वृद्धि कम होती है, नियमित होती है। तो धातुओं में अगर ताप बढ़ाएंगे, धातुओं का ताप बढ़ाएंगे तो उनका भी क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, बहुत तेज बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो मिश्र धातु तो जिसमें दो धातुओं को मिला के बनाया जाता है, उनका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो उनका जो रेजिस्टेंस में जो वृद्धि होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती, कम होती है, वो अलिनियर होती है। इनका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, लेकिन कम धनात्मक होता है। तो हमारे पास से कुछ है, रेखा, कांस्टेंटा, नाइक्रोम, मैग्नीज कांस्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जे भी जगह से पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के लिए। रेखा, नाइक्रोम, मैग्नीज कांस्टेंट, ये सब ये 4 एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चालक हो गए। अचालक की बात करते हैं तो अचालक में आपको पता है अचालक जो होते हैं उनका अगर रेजिस्टेंस ताप बढ़ाते हैं, तो अचालक अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, उनका मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बढ़ने लगते हैं। उनके जब फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उनसे क्या होता है, उनका रेजिस्टेंस घटने लगता है। जब उनका रेजिस्टेंस घटने, जिनका ताप बढ़ाने पे जब रेजिस्टेंस बढ़ाइए तो जिनका अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उनका बोलेंगे उनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, तभी बढ़ेगा। और जिनका ताप बढ़ाने पर जिनका रेजिस्टेंस डिक्रीज करना स्टार्ट कर दे उनको बोलेंगे क्या होता है कि उनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। जैसे हमारे पास इसका मतलब कि चालक कंडक्टर अगर है तो उसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक भी धनात्मक होता है, लेकिन कम धनात्मक होता है। कुछ हमारे पास कुछ मिश्र धातु जैसे हैं, जैसे यूरेका, मैग्नीन, कांस्टेंटन, नाइक्रोम, ये सब है ना, ये सब कुछ मिश्र धातु हमारे पास है।
अचालक की बात करेंगे तो विद्युतीय पदार्थ होते हैं, इनका बढ़ाएंगे तो इनका ऋणात्मक होता है। जैसे पेपर हमारे पास है, ब्रेक रबड़। तो अब हम जान लेते हैं प्रतिरोधकता गुणांक क्या होता है। प्रतिरोधकता गुणांक समझने के लिए देखिए इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, एक तार लेते हैं, एक तार हमने लिया, उस तार की लंबाई मान लीजिए एल मीटर थी। एल मीटर लंबा हमने एक तार लिया, एल मीटर, इसकी एल मीटर लंबाई का तार लिया, इसकी जो एरिया है, ये मोटाई, ये ए है, ए मीटर स्क्वायर है। एल मीटर लंबा लिया, ए मीटर स्क्वायर था। हम मान लेते हैं जिस समय इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, मान लेते हैं जिस समय इसका टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था। जिस समय इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, उस समय इसका मान लीजिए उस समय उसका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो जिस समय ये 0 डिग्री सेल्सियस था, मान लीजिए उस समय इसका रेजिस्टेंस R0 था। R0 का मतलब मान लीजिए उस समय 10 ओम था। एग्जाम्पल समझिए, R0 नहीं 10 ओम था 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जैसे हम ताप बढ़ाएंगे, ताप हम बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए ताप हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, 2, 3, 4 कुछ बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस 10 से कुछ बढ़ जाएगा ना, थोड़ा बहुत कुछ तो बढ़ेगा ना। तो वही मान लेते हैं कि हमने क्या किया कि उसका टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, मतलब कि 1, 2, 3, 4 कुछ भी बढ़ाए होंगे, कुछ टेम्परेचर बढ़ाए होंगे। 0 था, 0 से हमने टी बढ़ा दिया, तो इतना बढ़ा दिया ना। तो जब बढ़ाएंगे तो इसका रजिस्टेंस R0 यानी पहले 10 लमसम 10 ओम था। तो अब क्या होगा, अब इसका टेम्परेचर 10 ओम से क्या होगा, बढ़ जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा, 20 ओम, 10 ओम कुछ 12 कुछ बढ़ेगा ना। तो मान लेते हैं इसका 0 डिग्री से इसका रेजिस्टेंस R0 था, और जब हम टेम्परेचर को बढ़ा दिए तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ गया, मान लीजिए वो RT हो गया, मान लीजिए 10 से वो कम से कम 12 ओम हो गया। तो अब बताइए उसके टेम्परेचर में वृद्धि कितनी हुई है। तो ताप में कितना बढ़ाया आपने, ताप में परिवर्तन कितना किया, 0 था, 0 से टी का ताप में कहेंगे कि ताप में परिवर्तन निकाल लें। तो ताप में जो परिवर्तन हमारा हुआ यहाँ पे डेल्टा टी, कर सकते हैं कि टी, पहले हमारे पास टी माइनस 0, मतलब कि T डिग्री सेल्सियस, हमारे पास टेम्परेचर में वृद्धि कितना किया हमने, T डिग्री सेल्सियस की। और रजिस्टेंस में कितना परिवर्तन हुआ, मतलब कि जब 0 था तो उसमें उसका रेजिस्टेंस 10 ओम था, और जब हमने बढ़ा के कर दिया, कुछ बढ़ाया तो उसका रेजिस्टेंस कुछ बढ़ गया, 10 ओम बढ़ गया ना, मान लीजिए 12 हो गया है, तो 2 ओम बढ़ गया कि नहीं, 2 ओम बढ़ा कैसे, 12 माइनस 10 यानी कि RT माइनस R0। तो ये हो गया इसमें वृद्धि। ताप में परिवर्तन जितना ज़्यादा करेंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा, ताप जितना ज़्यादा परिवर्तन करेंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और उसमें रेजिस्टेंस में जो परिवर्तन होगा RT माइनस R0 होगा। इस तरीके से ये चीज़ देखें। अब बात ये आती है कि जो प्रतिरोध में जो परिवर्तन है, जो वृद्धि हो रही है, डेल्टा आर की जो वृद्धि हो रही है ये इसमें, वो किस पे, निम्न बातों पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए, वो पहली बात होती है, डेल्टा आर जो होता है प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, चालक का जो प्रारंभिक प्रतिरोध था R0। R0 का मतलब ये ना, प्रारंभिक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस तो उसका रेजिस्टेंस R0 है, इसका मतलब स्टार्टिंग में उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, ये स्टार्टिंग वाली बात है। फिर हमने ताप को बढ़ा दिया तो कुछ बढ़ गया ना, RT हो गया, तो ये फिर दोबारा वाला अंतिम दूसरा वाला है ना ये। तो पहला प्रारंभिक प्रतिरोध। अब बात आती है कि जो प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है, वो जो वृद्धि हम लोग कर होती है तार में देखने में आती है, वो हमेशा उसके प्रारंभिक प्रतिरोध पहले जितना उस पर डिपेंड करती है। क्यों ऐसा होता है, देखिए, अगर हम एक टंकी में पानी भर दें, पानी भर दें, तो अगर इसमें से टोटी बंद कर दिया जाए, यहाँ पे अगर इसमें पानी भर दिया जाए, पानी की मात्रा यहाँ तक कितनी लेवल तक, हाइट तक है, देखेंगे पानी बहुत स्पीड से गिरेगा। लेकिन जैसे पानी की मात्रा इतनी थी, लेकिन जैसे जैसे स्पीड इसकी पानी की मात्रा इसमें से निकली, जैसे इसका लेवल घटता जाएगा, धीमे धीमे कम होता जाएगा। जब लेवल घटेगा, इसका मतलब इसमें पानी की मात्रा कम होगी ना। तो जब इसमें पानी की मात्रा कम होगी तो इसका में इसमें जो इसके लेवल में अभी जो ज़्यादा होगा तो इसका पानी बहुत तेज़ निकलेगा, इसका मतलब इसका लेवल बहुत तेज़ गिरेगा, लेवल बहुत तेज़ गिरेगा। लेकिन जब इसमें इसका लेवल पानी में से निकल जाएगा, इसका जब लेवल कम हो जाएगा, देखेंगे जब इसमें लेवल कम हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसमें पानी धीमे धीमे निकलेगा, तो इसका लेवल भी क्या होगा, कम। तो यानी कि प्रारंभिक मात्रा जितना ज़्यादा रहेगी उसमें परिवर्तन भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होता है। उसी प्रकार से रजिस्टेंस में जो परिवर्तन, इसमें हाइट में जो इसके परिवर्तन हो रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके हाइट में परिवर्तन लेवल में, वो इसकी प्रारंभिक मात्रा है, प्रारंभ में ज़्यादा ज़्यादा हाइट परिवर्तन होगा, तेजी से होगा, और कम है तो कम से होगा। उसी तरीके से तार का जो रेजिस्टेंस होता है, परिवर्तन डेल्टा आर होता है, वो उसके प्रारंभिक प्रतिरोध आर के क्या होता है, अनुपाती होता है, पहला पॉइंट। दूसरा चीज होता है कि डेल्टा आर में जो हम वृद्धि करेंगे, डेल्टा आर में जो वृद्धि होता है ताप के प्रोपोर्शनल होता है, कि अगर हम ताप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसमें वृद्धि ज़्यादा होगी, ताप कम करेंगे। अगर दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो डेल्टा आर आएगा, अगर R0 डेल्टा टी हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन को मिलाने पे। अब दूसरी चीज़ ये एक अनुक्रमांक चिन्ह है, जो हम अनुक्रमानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, कोई एक नियतांक आता है,
वो जो नियतांक यहाँ पे आता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा जीरो कहेंगे, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग में जीरो की अल्फा टी कहेंगे, अल्फा जीरो इंटू डेल्टा टी कहेंगे, सॉरी आर जीरो भी इसके साथ। इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अगर हम तो अल्फा जीरो क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इस नियतांक का नाम है प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक अगर यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाला तो अल्फा जीरो बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा आर, इधर चला आएगा बटे डेल्टा आर जीरो इंटू डेल्टा टी। आर जीरो बराबर डेल्टा आर अपॉन आर जीरो, यानी कि अल्फा जीरो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका प्रतिरोध ताप गुणांक है। अगर यहाँ से हम लोग तार का जो प्रारंभिक रेजिस्टेंस था 1 ओम, मान लीजिए अगर हम आर बराबर 1 ओम लें, कि जो तार हम ले रहे हैं उस तार के, अगर ये तार जो हम लोग ले रहे हैं इस तार का 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस हो वो 1 ओम हो, 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस कितना हो, 1 ओम हो। हम इसका ताप कितना बढ़ाते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं। तो जब इसका एक जीरो था, मान लीजिए एक तार हम लिए उसका 0 डिग्री सेल्सियस उसका रेजिस्टेंस 1 ओम था और उसका टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। तो जब 1 डिग्री बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो इसका रेजिस्टेंस 1 ओम से कुछ तो ज़्यादा होगा, मान लीजिए 1.2, मान लीजिए 1.2 ओम हो गया। 0 पे तो 1 ओम था, हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, उसका रेजिस्टेंस मान लीजिए कुछ बढ़ गया, 1.2 ओम हो गया। तो ये जो 1.2 ओम बढ़ा हुआ है ना, 1 ओम के एक ओम रेजिस्टेंस में एक बढ़ाने पे जो ये बढ़ा हुआ वैल्यू जो 0.2 वैल्यू है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो वही चीज़ होता है कि जब आर रख देंगे तो यहाँ पर अल्फा जीरो बराबर हो जाएगा डेल्टा आर बटे 1 × 1, यानी कि हो जाएगा डेल्टा आर। तो अल्फा जीरो की जो वैल्यू होती है डेल्टा आर ही तो होती है। तो वही चीज़ हुआ कि अगर यदि एक ओम यानी कि एक तार जितना लंबा लें कि उसका रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 ओम का तार प्रतिरोध लें, उसका ताप हम 0 से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, अगर उसका रेजिस्टेंस जितना बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ पे बढ़ गया मान लीजिए 2 पॉइंट ना, तो ये 2 पॉइंट क्या होगा, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक हो गया, उसी को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। अब ये प्रतिरोध ताप गुणांक, अब ये देखिए जैसे कंडक्टर है, तो कंडक्टर में वृद्धि होगी तो बढ़ जाएगा ना। कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टर में ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसका मतलब ये जो वृद्धि हमेशा पॉजिटिव आएगी, है ही ना। लेकिन जब नॉन कंडक्टर होगा वृद्धि पॉजिटिव का मतलब कि जो अल्फा का मान है क्या है, अल्फा की जो वैल्यू है पॉजिटिव है, किसके लिए, कंडक्टर के लिए। इसीलिए कहा जाता है जो कंडक्टर का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो धनात्मक होता है। लेकिन नॉन कंडक्टर में क्या होता है, नॉन कंडक्टर केस में क्या होता है कि जब हम ताप बढ़ाएंगे, नॉन कंडक्टर केस में ताप हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ताप बढ़ाने पे क्या होता है उनका रेजिस्टेंस घटता है। तो जब रेजिस्टेंस घटेगा तो पहले ज़्यादा था ना, अब बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होगा। तो कम होगा तो कुछ मान, यानी पहले पहले कितना था, हमेशा परिवर्तन निकालने का लास्ट में से प्रारंभ घटाते हैं तो माइनस आएगा ना। इसलिए जो अधातुएं होती हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, उनका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा, निगेटिव। जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक इसका भी इस तरीके से हम ये बता सकते हैं, जिनका अल्फा का मान पॉजिटिव है वो धातु होगी, और जिनका अल्फा का मान निगेटिव होगा वो क्या होंगी, अधातु होंगी। इस तरीके से देखिए, माना जब एक तार तार का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय उसका रेजिस्टेंस आर जीरो है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर हमने इसका टेम्परेचर 0 बढ़ा दिया तो इसका रेजिस्टेंस कुछ बढ़ जाएगा और मान लिया आर टी हो गया, मान लिया। तो आर टी में वृद्धि जो होगी डेल्टा टी वो कितना हो जाएगा, जी टी माइनस जीरो टी डिग्री सेल्सियस, और रजिस्टेंस में वृद्धि जो होगी डेल्टा आर, आर टी माइनस आर जीरो हो जाएगी। इस तरीके से चूंकि रजिस्टेंस में जो वृद्धि होती है इन बातों पर निर्भर करती है। पहला सवाल है कि तार का प्रारंभिक प्रतिरोध का अनुपात, यानी उसका रजिस्टेंस प्रारंभ में जितना ज़्यादा होगा उसमें परिवर्तन भी उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा पहली बात, दूसरी बात है तार के टेम्परेचर में वृद्धि डेल्टा टी के अनुपाती होता है, यानी डेल्टा आर जो होगा डेल्टा टी में जितना ज़्यादा परिवर्तन करेगा उतना होगा। अगर दोनों समीकरण को मिला देंगे तो डेल्टा आर डायरेक्टली पर डेल्टा टी इंटू आर जीरो होगा। डेल्टा आर बराबर अल्फा जीरो आर जीरो डेल्टा टी हो जाएगा। इस तरीके से ये हम निकालें पहले, तो अल्फा बराबर इतना हो गया, सबकी वैल्यू एक ओम रख के परिभाषा दे दिए। इस तरीके से यहाँ पे देखिए प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं अल्फा डेल्टा आर आर जीरो, अल्फा जीरो हो गया। यहाँ से हम इस फार्मूला को सॉल्व कर देंगे तो इस तरीके से आर टी बराबर जीरो हो गया, जो हमारा क्या है, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस तरीके से ये आपका एक फार्मूला हो गया। हम लोग बाद में देखेंगे विभिन्न प्रतिरोधों पे विभिन्न टेम्परेचर पे प्रतिरोध ताप गुणांक का मान, आर टी बराबर आर जीरो वन अल्फा जीरो डेल्टा टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।